स्वीडन बन चुका है दुनिया का पहला ऐसा नेशन जहां पे अब कैशलेस सोसाइटी हो चुकी है। ये हम न्यूज समझेंगे कि इस न्यूज का आखिर मतलब क्या है और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड और इंडिया किस तरफ अपनी प्रोग्रेस देख रहा है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये न्यूज क्या है। तो ये 2025 में मतलब न्यूज आई है कि स्वीडन में जो फिजिकल कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो एकदम रेयरिटी बन चुके हैं, मतलब बहुत ही कम यूज हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे रिपोर्ट्स को देखा जाए स्वीडन की, तो ये बताया जा रहा है कि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो फिजिकल कैश का ट्रांजैक्शन है वो 1% से भी कम चला गया है। मतलब ऐसा समझिए, अगर पूरे स्वीडन में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उस 100 रुपए में 99 प्लस जो रुपीज हैं वो फिजिकल नहीं बल्कि जो आपके डिजिटल करेंसी के रूप में है, कार्ड के रूप में है, या फिर जो डिजिटल पेमेंट है उस रूप में खर्च हो रहे हैं। 1 रुपए से भी कम खर्च हो रहे हैं फिजिकल कैश के रूप में। तो ये पूरी न्यूज है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो यूरोप है इसने सबसे पहले 1661 में पूरे यूरोप में सबसे पहले इसने जो नोट्स हैं, बैंक नोट्स जिनको कहते हैं, उनको इशू किया था। और ये यूरोप का पहला ऐसा देश भी बना है और ये तो पूरे वर्ल्ड का भी ऐसा पहला देश बना है जहां से जो फिजिकल नोट्स हैं उनका चलन अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो भी पेमेंट्स होते हैं, जैसा मैंने कहा, कार्ड, मोबाइल ऐप या फोन टैप्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा होते हैं। और क्वाइंस और नोट्स तो अब एकदम ऑब्सलीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्वीडन है ये कैसे जो है कैशलेस स्टेट बना जो है 2025 में, तो इसकी शुरुआत होती है द स्विस रेवोल्यूशन से, जो कि 2012 में स्विस नाम का एक मोबाइल पेमेंट ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया था। स्वीडन के जो मेजर बैंक्स हैं उनके द्वारा इस ऐप को क्रिएट किया गया और इसी ऐप के माध्यम से वहां के लोगों ने इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट जो है वो करना शुरू किया। जैसे अपने यहाँ यूपीआई चलता है वैसे वहां पर ये चलता था। बस वहां पर जब 2012 का समय था तो फोन नंबर के हिसाब से, मतलब अब कोई भी अकाउंट खुलवाता है तो वहां पे फोन नंबर तो लिंक रहता है, तो फोन नंबर से ही पेमेंट हो जाती थी। तो वो जो ऐप है इसने ये रेवोल्यूशन लाया कि 2012 से लॉन्च हुआ, फिर इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ी, लोगों को भी ईज लगा, कन्वीनियंस लगा और इसका बढ़िया अडॉप्शन हुआ, जिसकी वजह से लोग अब इसको यूज करने लगे। वहाँ के लोगों का एक ये भी है, कहा जाता है कि वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है अपने बैंक्स, अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि अगर बैंक का पूरा धंधा ही ना ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। मुझे आज अगर पता चल जाए कि भारत का जो सबसे टॉप का अच्छा बैंक है, मुझे मन में आ जाए कि नहीं वो कोलैप्स होने वाला है या फिर उसमें मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है, तो मैं भी पैसा नहीं रखूंगा। मतलब पूरा एकदम ट्रस्ट पे खेल चलता है। लेकिन वहाँ के जो बैंक्स हैं वहाँ के लोगों का काफ़ी हाई ट्रस्ट है और इसके लिए वहाँ के बैंकों ने काम भी किया होगा अच्छा। और इसी वजह से ना सिर्फ जो इंडिविजुअल्स हैं बल्कि जो बिजनेसेस हैं उन्होंने भी इसका अडॉप्शन किया, क्योंकि जब तक दोनों पार्टी इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, पहली क्या है इंडिविजुअल्स मतलब हम और आप जैसे लोग, दूसरे क्या है बिजनेस ओनर्स जो हैं, जैसे दुकानें हो गई, जो भी रिटेल पेमेंट्स वगैरह के जो भी आपके ऐप्स वगैरह हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ई कॉमर्स हो गए, वो भी अगर अडॉप्ट करेंगे तभी तो ये खेल चल पाएगा कि आप जो है कैशलेस जो इकोनॉमी उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। यहाँ पे एक और रीजन इसका है कि पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, खास तौर पर उसका जो सेंट्रल बैंक है जिसको रिक्स बैंक कहा जाता है, इसका नाम आपने और कहाँ सुना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है, हर साल इसका नाम आप सुनते हैं। तो वो जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है उसने साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ना बहुत बढ़िया जो लॉज वगैरह हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने काफ़ी मजबूत रखा है, जिस वजह से लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ा है और इसी वजह से लोग फिजिकल की जगह जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि वो डिजिटल कैश का या डिजिटल जो पेमेंट है उसका इस्तेमाल करें। अब ये होता है ना बिजनेस अडॉप्शन में कि अगर बिजनेस कोई है वहाँ पे फिजिकल कैश चल रहा है तो उसका एक खतरा भी होता है, क्या कि कोई भी आकर के लूट भी सकता है ना, मिसयूज हो सकता है उस पैसे का, मतलब धोखाधड़ी भी हो सकती है किसी तरीके से। अब अगर यहाँ पे सारा कैश आपका कुछ ऐसा फिजिकल कैश है ही नहीं तो दुकानदारों को भी ये लगता है कोई अलग से सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है कि कैश ले जाना है, कहीं जमा करना है, ये सब झंझट से मुक्त रहते हैं। कैश रहना रहने से सब कुछ बैंक में ही जा रहा है। तो इस वजह से आप ये पाएंगे कि अगर आप अभी स्वीडन में जाएंगे तो ज़्यादातर जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, यहाँ तक कि जो पब्लिक रेस्टरूम्स हैं वहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, नो कैश एक्सेप्टेड, इस तरह के साइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स में वो साइंस सबके लिखे रहेंगे। और यही वजह है कि जब बिजनेस और जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों ने इसको अडॉप्ट किया है तो वहाँ पर अब फिजिकल कैश इतना कम यूज हो रहा है। यहाँ पर एक बात और आती है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है तो
आप केवल उसके बेनिफिट देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों बात करेंगे, बेनिफिट क्या हुआ इसका और इसका नुकसान भी क्या होगा। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो कन्वीनियंस तो बड़ी है, मतलब आपको कुछ भी, अगर आप स्वीडन में हैं, आपके पास एक मोबाइल है, आप कहीं भी आसानी से इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, उस पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में। बिजनेस ओनर्स के लिए भी फायदेमंद है और इंडिविजुअल्स के लिए भी फायदेमंद है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मतलब अगर सब कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो जो ब्लैक मनी वगैरह का जो सीन है ना, वो भी कम हो रहा है, और इसकी वजह से जो करप्शन है, टैक्स इवेजन है, उस सब में भी कमी देखने को मिली है, क्योंकि अब कुछ भी हो रहा है, सब जो है अपने आप केवल डिजिटल जो पेमेंट है वही कर रहे हैं, कोई भी कैश का लेन देन तो ऐसा हो नहीं रहा, 1% से भी कम है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों में कमी देखने को, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। फिर फिजिकल सिक्योरिटी की भी यहाँ पे देखा गया है कि अब कोई नीड नहीं रही, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कोई दुकान में आएगा और कैश लूट के ले जाएगा, तो रॉबरी जैसे सीन, बर्गलरी, या फिर काउंटरफिट करेंसी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी देश के लिए, कि जाली नोट वगैरह की समस्या, वो सब भी अब धीरे धीरे करके कमी हो जाएगी, क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं। तो फिर काउंटरफिट करेंसी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं, जब अगर लगा दिया है कि यहाँ पे कैश एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो आपको डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप जैसे करें। तो ये सब इसके बेनिफिट होते हैं कैशलेस इकोनॉमी होने के। दूसरी बात यहाँ पे अब करते हैं कि भाई इसके ड्रॉबैक्स हैं, फिर सेकंड थॉट्स अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक तो ये होता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला पार्ट है। मतलब ये है कि जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादातर जो यूथ है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीज़ें सोचते हैं, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं, मतलब जो 80+ के लोग होंगे, 60+ के लोग होंगे, या फिर जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनको डिसेबिलिटी है, या फिर जो रिसेंट इमिग्रेंट्स हैं जो नए नए देश में आए हुए हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका इतना डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जितना वो टेक फ्रेंडली नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं ना थोड़ा चैलेंजिंग होती है, उनको एडॉप्शन में भी दिक्कत होती है, उनको डर भी लगता है, पता नहीं 50 रुपए की जगह, जैसे घर में भी कभी होता है कि 50 की जगह 500 तो नहीं ट्रांसफर हो गया, ये वाली दिक्कत हो सकती है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं जब इस तरह की टेक्नोलॉजी को ऐसा लाया जाता है। अब ये सोचिए कि जो आज का यूथ है वो जब बूढ़ा होगा ना धीरे धीरे, तो उसको वो इतना ट्रैक फ्रेंडली रहेगा कि उस समय जो भी आएगा उसको डील कर पाएगा, लेकिन अभी जो व्यक्तियों ने कभी ऐसा मोबाइल नहीं इस्तेमाल किया है या बहुत कम इस्तेमाल किया है, उनके लिए दिक्कतें हैं। जो नया नया देश में गया है, अभी शिफ्ट हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जो हो, तो बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है या फिर कोई और दिक्कतें आ रही, तो वो सब उन लोगों के लिए दिक्कत होती है। दूसरा कि जो डिजिटल आपका पेमेंट है उसके ना साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है बढ़ जाते हैं, कि डिजिटल फ्रॉड में देखा गया है कि उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपको डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपने देश को कैशलेस ऐसा बढ़ाना है, तो डिजिटल फ्रॉड को रोकना सबसे बड़ा मेजर चैलेंज होगा किसी भी देश के लिए। और ये बात आती है नेशनल रेजिलियंस पे भी। मतलब आप सोचिए कि आपकी पूरी इकोनॉमी कैशलेस चल रही है, लोगों के पास कैश है नहीं, कैश लोग निकाल भी नहीं रहे। अगर कोई ऐसा हो कि वहां पे एक मेजर पावर आउटेज आ जाए, अब पावर आउटेज आएगी, सर्वर्स बंद हो जाएंगे, तो ऐसे केसेस में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो हो नहीं पाएंगे, लोगों के पास कैश है ही नहीं, लोग रख ही नहीं रहे, सोच रहे हैं सब कुछ तो बैंकों में पड़ा है। ऐसे में बहुत डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर कोई उनका जो मेन जो ग्रिड है या फिर जो मेन सर्वर है उसके ऊपर साइबर अटैक्स हों, तो ऐसे में मतलब अगर कोई देश ये सोच रहा है कि अच्छा एक देश है जो कैशलेस है, अगर इसके ऊपर हमने साइबर अटैक ऐसा कर दिया कि इसके सर्वर्स ठप हो जाएं या बिजी हो जाएं, कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए भी ठप हो जाएं, तो सोचिए उस देश को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो इस देश के सामने आएंगे, आए अभी नहीं है, आने वाले समय में आएंगे। इसके लिए ही यहाँ पर कुछ इंतजाम भी किए जा रहे हैं देशों के द्वारा। तो अगर कोई डिजिटल सिस्टम फेल होता है तो पूरी इंटायर जो इकोनॉमी है वो भी पैरालाइज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरा, स्वीडन की जो सरकार है वो इस चीज को समझ रही है, और स्वीडन की सरकार ने भी एडवाइस किया है अपने सिटीजन्स को कि कम से कम वो अपने पास इमरजेंसी के लिए कैश तो रखें ही, मतलब खर्च ना करें लेकिन इमरजेंसी के लिए वो कैश रखें। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसी दुकानें हैं जैसे मेडिकल जो फार्मा शॉप वगैरह हो गई, उनको ये कहा है कि आप अपने दुकान पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ कैश एक्सेप्ट नहीं होगा, वो इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए ऐसा करा जा रहा है। इसके लिए स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है वो अपने, जैसे आरबीआई ने सीबीडीसी लाया ना ई-रूपी का, वैसे ही वो अपने यहाँ भी एक सीबीडीसी ला रहे हैं इसी तरह के सिस्टम के लिए, ताकि जो मतलब कैश का एकदम ऐसा, मतलब जो उनकी करेंसी एकदम फेड ना हो जाए, कोई जानता ही नहीं है, उसके लिए वो सीबीडीसी वगैरह भी ला रहे हैं। मतलब कुछ कदम अपनी तरफ से उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सारे बातें जो हमें पता है आम नागरिकों को, तो वो उनको तो पता होंगी, लेकिन इसको लेकर के कदम उठाए जाएंगे। और ये सारे चैलेंजेस हैं जो किसी भी देश को झेलने पड़ेंगे अगर वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाता है। तो
अब हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की, क्या हम भी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं। आरबीआई का हमेशा से कहना है कि हम कैशलेस कभी नहीं बनेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो है लेस कैश विजन का। ध्यान रखिएगा, आरबीआई कभी भी कैशलेस नहीं बल्कि लेस कैश सोसाइटी की तरफ फोकस करता है। मतलब हमारे देश में कैश नहीं खत्म होगा, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप कम से कम कैश का इस्तेमाल करें। यही आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके हर जगह ही आपको देखने को मिलेगा। हम भी आजकल यूपीआई पेमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्स लेके गए हैं तो उसमें एक भी रुपया है नहीं। हमको इमरजेंसी के लिए पैसा रखना पड़ता है, इतना हमको आईक्यू होना चाहिए, ताकि अगर यूपीआई का सर्वर फेल हो गया तो आप पेमेंट कहाँ से करोगे, है ना। तो आरबीआई इस तरह के जो अरेंजमेंट है लाता है या ला रहा है, जिससे आदमी लेस कैश की तरफ बढ़े। मतलब ज्यादातर पेमेंट अपने यूपीआई के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से इस तरह करे, लेकिन उसके पास फिजिकल कैश भी रहे। वो पूरी तरीके से एलिमिनेट करना लक्ष्य ही नहीं है। मतलब एम होता है ना, जैसे स्वीडन सोच रहा होगा हम पूरी तरीके से कैश एलिमिनेट कर देंगे, तभी तो उनका जो ट्रांजेक्शन 1% से कम हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ का ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आरबीआई यूपीआई या सीबीडीसी, ई रूपी, इस तरह के जो चीजें हैं वो लाया हुआ है। आपने ये तो देखा होगा यूपीआई का रेवोल्यूशन कितना ज्यादा इंडिया में चल रहा है, और आने वाले समय में आप सीबीडीसी, ई रूपी को भी देखेंगे, जो कि आप ये समझिए कि जो हमारे पास नोट पड़ी है उसी का एक डिजिटल फॉर्म है। ये दो तरीके से होता है, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ये है इंडिया या फिर कह सकते हैं आरबीआई का विजन। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंडिया का क्या विजन है, स्वीडन का क्या यहाँ पे मतलब इस समय इकोनॉमी चल रही है, और उसके बेनिफिट और जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हो सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।